आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बीपीएससी टी 3.0 के लिए, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? मगध के उदय का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बिंबिसार। और बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यह श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। इसे ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो यह कलिंग क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को। अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो तानसेन था। ऑप्शन में सिर्फ तानसेन आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अकबर किस वंश का शासक था? तो अकबर जो था यह मुगल वंश का तीसरा शासक था। मुगल वंश का तीसरा शासक कौन था? अकबर। और मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था? तो बिहार में प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था। और बिहार में दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। 1912 में जो पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में, इसके अध्यक्ष जो थे वह RN माधोलकर थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसे लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और लोकमान्य के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सम्मेलनों में से कौन से उनके विषयों के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि रोटरडेम कन्वेंशन जो है यह खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के लिए है। और ये जो है इसका मिलान गलत दिया गया है, तो गलत ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को जो है ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी? तो 23 मार्च को दी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का पहला वायसराय जो था यह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा कुल 24 दिनों तक चली थी। कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन चली थी। शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा की, दांडी नामक स्थान से। और 6 अप्रैल को यह
साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और यह 6 अप्रैल को डांडी नामक स्थान पर पहुंचा था। इनमें कुल 24 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। तो यह कहा था गांधी जी ने। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1937 में क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें थी। तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में जब सरकार थी तो उस समय राज्य न होकर प्रांत होता था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटिए। तो रानी लक्ष्मीबाई जो नेतृत्व की थी तो यह इंदौर से नहीं बल्कि झांसी से की थी। खान बहादुर खान जो था यह बरेली से किया था और वीर कुंवर सिंह आरा से किया था, जगदीशपुर से किया था या कहे तो बिहार से किया था। इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो यह बी.डी. सावरकर या ऐसे ही वीर सावरकर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे। तो यह ए.सी. वाडिया थे। कौन थे? ए.सी. वाडिया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो शास्त्रीय भाषा जो इनमें से है यह कन्नड़ भी है और मलयालम भी है, लेकिन गुजराती जो है यह शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि मेरियाना खाई कहाँ है। मेरियाना खाई या मेरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील की धारा जो है यह अटलांटिक महासागर में है, लेकिन पेरू धारा जो है यह प्रशांत महासागर में है। पेरू धारा को ही हम्बोल्ट धारा कहा जाता है, हम्बोल्ट जलधारा कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। तो इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो इसे क्यूबा को जाना जाता है, यानी चीनी का कटोरा। इंग्लिश में दिया गया है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो क्यूबा देश को कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो होता है वह कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और चीनी मिल की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। अगला नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सारे यहाँ पे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 82.5 डिग्री की जगह 82.5 डिग्री 82 डिग्री की जगह होगा 82.5 डिग्री। यह जो है पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इनमें से कौन सा स्थित है। तो यह है किन्नौर जिला। किन्नौर जिला जो है यह कहाँ पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश के 12 जिला जो है, हिमाचल प्रदेश में 12 जिला, उन्हीं में से किन्नौर जिला आता है। इसके बाद लाहौल भी आता है, स्पीति जिला भी आता है। 3 जिला ऐसे हैं जो कि चीन देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थल जो है
यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे पूछता तो कन्याकुमारी हो जाता। भारत की मुख्य भूमि से सटे, अगर पूछता मुख्य भूमि से सटे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो कन्याकुमारी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, पश्चिमी तट जो है उसके उत्तरी भाग को कहते हैं, तो उसके उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। मालाबार तट जो है यह केरल में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश के तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही या सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व, यह कहाँ पड़ता है, पलामू टाइगर रिजर्व जो पड़ता है यह झारखंड में पड़ता है, ये भी सही नहीं है। और कमलांग टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ पे पड़ता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि मिजोरम दिया गया है, अर्थात ये भी गलत है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये दोनों गलत है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ नहीं होके झारखंड होता और मिजोरम नहीं होके अरुणाचल प्रदेश होता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, तो यह है दामोदर घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है। कोयला का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वह एंथ्रासाइट होता है। कोयला का सबसे शुद्ध रूप जो होता है एंथ्रासाइट होता है। और सबसे जो निम्न कोटि का कोयला होता है वह पिट होता है। कोयला को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो सबसे उच्चतम श्रेणी का है एंथ्रासाइट, सबसे निम्नतम श्रेणी का है पिट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है। किस कारण काफ़ी कम है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोयला एवं लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां की भूमि में कोयला एवं लोहा संसाधन का विस्तार है। जैसे कि बिहार, झारखंड तथा बंगाल में जो है लोहा भी पाया जाता है और कोयला भी मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो यह है प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा सूर्य की रोशनी को सीधे ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और सूर्य जो है यह कभी खत्म नहीं होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को कहते हैं, इस संकल्पना को क्या कहा जाता है, यानी इस संकल्पना को कहा जाता है उपभोक्ता प्रभुत्व। उपभोक्ता प्रभुत्व इस संकल्पना को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है, तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि जो है यह मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है। मुद्रास्फीति क्या होती है, तो मुद्रा के मूल्य में मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण वस्तुओं के कीमत स्तर में जो वृद्धि होने लगती है उसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है।
मुद्रास्फीति से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस पर आप एक बार गौर से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेट जो है, वेट पहली बार कहाँ लागू किया गया? वेट पहली बार फ्रांस में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर लागू किया गया? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और वेट जो है सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को लागू हुआ। कहाँ पे? तो फ्रांस में हुआ। और वेट जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है और भारत में जो है 2005 ईस्वी से लागू हुआ भारत में। और पहली बार कब लागू हुआ? फ्रांस में 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन हिस्सा है। तो आर्थिक नियोजन हिस्सा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह क्वांटम यांत्रिकी में भी निभाता है, मौसम की भविष्यवाणी में भी निभाता है और जीनोमिक्स में भी निभाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। तो यह जो है मूल अधिकार के तहत इसका वर्णन किया गया है। मूल अधिकार के तहत, मूल अधिकार की चर्चा जो है यह अनुच्छेद कितना से कितना तक में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। और भाग के है तो मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। भाग 3 में है। मूल अधिकार मूल अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उपलब्ध कराता है। जैसे हम कभी कहीं बोल सकते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के हम सम्मेलन कर सकते हैं या सभा बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। भारतीय राज्य में जो है हम कहीं भी आबाद रूप से यानी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में हम भूमि खरीद सकते हैं यानी ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे बस सकते हैं। यानी कोई हर एक जगह हम अपना व्यवसाय खोल सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। ये सब जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो यह करनाल हरियाणा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों आते हैं इन्हीं 25 में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया? तो यह केशवानंद भारती मामला में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है केशवानंद भारती जो मामला आया था यह कब आया था? तो 1973 ईस्वी में आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था यह 2009 ईस्वी में आया था। और 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से इसे लागू किया गया भारत में। भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। और इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराया गया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार कर्तव्यों को करते हैं, यहाँ पे कोमा नहीं दिया गया है। तो अधिकार जो है कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार जो कर्तव्यों को क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं, न कि बाधित करते हैं और न ही शामिल करते हैं।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है। तो मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ था। तो यह 2002 ईस्वी में इसे अधिनियमित किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है पोटा को रद्द कर दिया गया है, यानी अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिकार से या वारंट से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार परीक्षा जो है यह किसी व्यक्ति पर नहीं लाया जाता, किसी निजी व्यक्ति पर नहीं लाया जाता है, बल्कि यह सरकारी व्यक्ति यानी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए लाया जाता है या किसी संस्थान पर लाया जाता है जो अवैध रूप से उस कार्य को कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वे प्राश्रव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है। तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन ओमीय चालक है। सबसे पहले ओमीय चालक क्या होते हैं। ओमीय चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय चालक कहते हैं। तो इस ओमीय चालक क्या है, तो चांदी जो है यानी सिल्वर, यह क्या है, ओमीय चालक है। तो ऑप्शन में चलिए देखते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमीय चालक क्या है, सिल्वर जो है यह ओमीय चालक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो बोरिक अम्ल को सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई सौम्य अम्ल नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर एवं 4 डिग्री सेल्सियस से कम पर जल का घनत्व जो होता है यह घटने लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव कंकाल तंत्र कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना है। तो यह 2 से 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियों को ही हड्डी कहा जाता है, अस्थि को ही हड्डी कहा जाता है। और रीढ़ में कुल कितनी हड्डी होती है, रीढ़ में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है। तो यह है वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है। तो पक्षी का अपशिष्ट पदार्थ जो है यह यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है। अधिकतर टूथपेस्ट में जो होता है फ्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्लोराइड के द्वारा दांत के क्षरण को रोका जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यानी निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का जो है स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का कितना होता है 36 होता है, 7 का कितना होता है 49 होता है, 8 का कितना होता है 64 होता है, 9 का कितना होता है 81 होता है। तो इस प्रकार या 0 का तो आप जानते हैं कि जिसका इकाई अंक 0 होगा उसका वर्ग जो होगा वह भी इकाई अंक पे 0 होगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि 2
3, 7, 8 इकाई अंक में किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग संख्या हो उसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 2 है तो यह पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। जिस संख्या के इकाई अंक में 2 आता हो, 3 आता हो, 7 आता हो, 8 आता हो, वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे ही व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है समझने में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है और यह किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया? तो 1906 में आयोजित 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इन्हीं में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी? तो यह बम्बई सत्र में आयोजित की गई थी। और कब आयोजित की गई थी? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब आयोजित की गई थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है, यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? तो यह किसका कथन है? चलिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। एक मिनट आप वेट कीजिएगा। क्वेश्चन था कि किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? तो यह कथन था भीमराव अंबेडकर का। किसका कथन था? भीमराव अंबेडकर का कथन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था यह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर। इसके बाद पेज उल्टा पुल्टा हो गया है थोड़ा, तो आप इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 97 नंबर का कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? लखनऊ का शासक जो था यह बेगम हजरत महल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण इसी के द्वारा किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह यह पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो थे यह विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही जो थे वह ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक
संभावना कहाँ है, तो यह भारत के पश्चिमी घाट में सबसे अधिक संभावना होता है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना आपको सबसे सही हो सकता है, तो चंबल नदी में। चंबल नदी में जो है घड़ियाल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद सोन नदी में भी मिलता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचार में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो सबसे पहले एम स्ट्रिप्स शब्द जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जानना आपको पहले ज़रूरी होगा, क्योंकि इसी से आपको अर्थ निकल जाता है। तो एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी सिस्टम फॉर टाइगर। मॉनेटरी सिस्टम फॉर टाइगर। टाइगर से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाघ अभयारण्यों का रखरखाव के लिए है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। फुल फॉर्म क्या होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड है। तो यह जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए मापन के लिए मानक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, BOD। और ये किसकी माप करता है, तो ऑक्सीजन की माप करता है। ऑक्सीजन की माप करता है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है पाखुई वन्यजीव अभयारण्य। इसे जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पाक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। पाक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरीकरण। ये सभी जो है ये दोनों इनके प्रभाव हैं किसके, निर्वनीकरण के, लेकिन नगरीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को जो है बाघ राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है कुल 7 टाइगर रिजर्व है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है। व्याघ्र अभयारण्य कौन सा है, तो कान्हा है, किसली है, रणथंभौर जो है यह व्याघ्र अभयारण्य है। लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह व्याघ्र अभयारण्य नहीं है, क्योंकि यह गैंडों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, तो यह असम में पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो भारत का जो राज्य है मध्य प्रदेश राज्य जो है इसमें सबसे ज़्यादा वन आवरण है, यानी वन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में पूछे सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन कहाँ पे है, मिजोरम में। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो 24.62% क्षेत्रफल पर वन है। और वन होना कितने प्रतिशत पे चाहिए, तो 33.3% पर। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि कत्था
कथा बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर की पेड़ की जो लकड़ी होती है इसका प्रयोग कथा बनाने में प्रयुक्त होता है, जो कि आप पान में प्रयोग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल जो है वह 24.62 है, 62% है। लेकिन होना कितना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला सुमेलित कीजिए। तो सागौन वृक्ष जो है यह हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। देवदार वृक्ष जो है यह हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष जो होता है, सुंदरी वृक्ष, यह मैंग्रोव वन यानी सुंदर वन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहीं पे पाया जाता है सुंदरी वृक्ष। और सिनकोना जो पेड़ होता है यह मध्य भारत में पाया जाता है। सिनकोना सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है सिनकोना का वृक्ष, और दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है, इसका कारण है? तो मानसून जो आता है वह समय से आता है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना जो है यह भारत में जो वर्षा अधिक होता है लेकिन समय से आता है, मानसून सत्र में ही आता है। तो वर्षा इनमें से जो है सभी सही है, क्योंकि कुछ पानी जो होती है शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। वर्षा का कुछ महीने यानी मानसून के महीने में ही जोर से आता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लेकिन बुक में ई दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? यानी किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए उपयुक्त निवास स्थान है? तो यह है कहाँ पे? असम राज्य में। असम राज्य में जो है, असम राज्य में कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इन दोनों में जो है साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो 33.3% पर वन रखने का लक्ष्य है, यानी 1/3 भाग पर, 1/3 पर। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 21 है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान का वन सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट कहाँ पे है? तो इस साइड में जो है पश्चिमी घाट है, इस साइड को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का मिलन स्थल जो होता है यह नीलगिरी होता है, नीलगिरी की पहाड़ी। इसके बाद आज का लास्ट जीके जीएस का प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में अवस्थित है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट में बताइएगा। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का ही परिवर्तित किया गया नाम है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।